वेलकम टू फार्मा रिसर्च। कभी सोचा है कि हम इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हैं कि कोई नई दवा वाकई असरदार और सुरक्षित है? जब किसी की जिंदगी दांव पर हो तो सिर्फ अंदाजा काफी नहीं होता। इसका जवाब विज्ञान की दो बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण तकनीकों में छिपा है। पहली है ब्लाइंडिंग और दूसरी है रैंडमाइजेशन। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये वो मजबूत स्तंभ हैं जिन पर आज के दौर की पूरी मेडिकल रिसर्च की इमारत खड़ी है। आज हम इन्हीं दो स्तंभों की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स के नतीजे भरोसे के लायक हों। आज की हमारी चर्चा एक कहानी की तरह आगे बढ़ेगी। हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे रिसर्च के सबसे बड़े दुश्मन को पहचानने से, जिसे हम पूर्वाग्रह या बायस कहते हैं। फिर हम इससे लड़ने के लिए अपने दो सबसे कारगर हथियारों को समझेंगे। पहला है ब्लाइंडिंग, जो एक ढाल की तरह काम करता है, और दूसरा है रैंडमाइजेशन, जो एक निष्पक्ष सॉर्टर की तरह। इसके बाद हम देखेंगे कि इन तकनीकों को असल दुनिया में लागू करने में क्या-क्या मुश्किलें आती हैं, और अंत में हम ये समझेंगे कि ये दोनों मिलकर किसी भी वैज्ञानिक खोज की वैधता को कैसे सुनिश्चित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने असली दुश्मन को ठीक से समझते हैं। किसी भी वैज्ञानिक प्रयोग, खासकर क्लिनिकल ट्रायल्स में, हमारा सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन होता है पूर्वाग्रह, यानी कि रिसर्च बायस। वास्तव में एक अच्छे क्लिनिकल ट्रायल का पूरा डिजाइन इसी एक लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमता है कि बायस को हर कीमत पर खत्म किया जाए या कम से कम किया जाए। तो ये पूर्वाग्रह या बायस है क्या? सोचिए कि आप एक तराजू पर कुछ तौल रहे हैं, लेकिन उस तराजू का एक पलड़ा पहले से ही थोड़ा भारी है। अब आप चाहे कितनी भी सावधानी से तौलें, नतीजा हमेशा गलत आएगा। रिसर्च में बायस ठीक इसी तरह काम करता है। ये कोई गलती नहीं है जो कभी कभार हो जाए, बल्कि ये डिज़ाइन में एक ऐसी सिस्टमैटिक एरर या व्यवस्थित त्रुटि है जो नतीजों को लगातार एक ही दिशा में धकेलती है। और इसका परिणाम, हम एक ऐसी दवा को असरदार मान सकते हैं जो असल में नहीं है, या किसी असरदार दवा को बेकार समझ सकते हैं। ये सिर्फ रिसर्च को बर्बाद नहीं करता, ये मरीजों की सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, तो जब दुश्मन इतना खतरनाक है तो उससे बचाव के लिए हमारे पास एक मजबूत ढाल भी होनी चाहिए। हमारी पहली और सबसे जरूरी ढाल है ब्लाइंडिंग। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो हमारे डेटा को इंसानी उम्मीदों और धारणाओं के असर से बचाता है, ताकि हमें सिर्फ और सिर्फ सच पता चले। ब्लाइंडिंग का सिद्धांत सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है। इसका सीधा सा मतलब है जानकारी को छिपाना। सोचिए, आप एक कोल्ड ड्रिंक का ब्लाइंड टेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको न पता हो कि कौन से ग्लास में कौन सा ब्रांड है, तो आपका फैसला पूरी तरह से स्वाद पर आधारित होगा, न कि ब्रांड की इमेज पर। क्लिनिकल ट्रायल्स में भी ठीक यही होता है। जब ट्रायल में हिस्सा ले रहे मरीज या उनका इलाज कर रहे डॉक्टर या नतीजों का आकलन कर रहे जांचकर्ताओं को ये पता नहीं होता कि किस मरीज को असली दवा मिल रही है और किसे प्लेसिबो यानी नकली दवा, तो उनकी व्यक्तिगत उम्मीदें या शंकाएं नतीजों को प्रभावित नहीं कर पाती। अब देखिए, ब्लाइंडिंग के भी अलग अलग स्तर होते हैं। सबसे पहला है सिंगल ब्लाइंड। इसमें सिर्फ मरीज को ये नहीं पता होता कि उसे कौन सी दवा मिल रही है। ये प्लेसिबो इफेक्ट को रोकने के लिए जरूरी है, जहां सिर्फ इलाज मिलने की उम्मीद से ही मरीज बेहतर महसूस करने लगता है। लेकिन इससे भी बेहतर और मजबूत तरीका है डबल ब्लाइंड। इसे रिसर्च की दुनिया का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इसमें न तो मरीज को पता होता है और न ही इलाज कर रहे डॉक्टर या नर्स को। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि डॉक्टर भी इंसान हैं। अगर उन्हें पता हो कि मरीज को नई दवा मिल रही है, तो हो सकता है कि वे अनजाने में ही उसकी सेहत में छोटे से सुधार को भी बढ़ा चढ़ाकर देखें। डबल ब्लाइंड इन दोनों ही तरह के पूर्वाग्रहों पर ताला लगा देता है। हाँ, ये भी सच है कि हमेशा ब्लाइंडिंग करना संभव नहीं होता। जरा सोचिए, एक तरफ एक मरीज की सर्जरी हो रही है और दूसरी तरफ नहीं, तो आप इसे मरीज या डॉक्टर से कैसे छिपा सकते हैं? या मान लीजिए एक ट्रायल में एक ग्रुप को दवा दी जा रही है और दूसरे को फिजियोथेरेपी। यहां भी ब्लाइंडिंग मुमकिन नहीं है। ऐसे ट्रायल्स को ओपन लेबल कहा जाता है, क्योंकि यहां सब कुछ खुला होता है। ऐसे में रिसर्चर्स को पूर्वाग्रह के खतरे का पता होता है, इसलिए वे नतीजों का आकलन करते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतते हैं और जहां तक हो सके सिर्फ ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ मापकों पर भरोसा करते हैं, जैसे कि ब्लड रिपोर्ट्स या स्कैन्स, न कि मरीज के बताए गए लक्षणों पर। तो हमने ये तो समझ लिया कि ब्लाइंडिंग क्या है और क्यों जरूरी है, लेकिन इसे जानना एक बात है और हजारों मरीजों वाले एक बड़े ट्रायल में इसे सही तरीके से लागू करना बिल्कुल दूसरी।
ये एक बहुत ही जटिल और सावधानीपूर्वक तैयार की गई प्रक्रिया है, जिसके लिए एक मजबूत ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है। एक सफल ब्लाइंडिंग को लागू करने के 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है योजना बनाना। इसका मतलब है ऐसी प्लेसेबो दवा तैयार करना जो दिखने, स्वाद और पैकेजिंग में असली दवा से बिल्कुल ना पहचानी जा सके। साथ ही आपातकालीन स्थितियों के लिए एक प्रोटोकॉल बनाना कि अगर किसी मरीज की सुरक्षा के लिए जरूरी हो तो उसकी दवा का पता कैसे लगाया जाएगा। दूसरा चरण है लागू करना और निगरानी। सभी डॉक्टरों, नर्सों और स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है और पूरे ट्रायल के दौरान इस बात पर नजर रखी जाती है कि कहीं ब्लाइंड टूट तो नहीं रहा। और तीसरा और आखिरी चरण है प्रभावशीलता का आकलन। ट्रायल खत्म होने के बाद अक्सर मरीजों और डॉक्टरों से पूछा जाता है कि उन्हें क्या लगता है उन्हें कौन सा ट्रीटमेंट मिला था। इससे ये पता चलता है कि ब्लाइंडिंग वास्तव में कितनी सफल रही। चलिए अब हम अपने दूसरे स्तंभ की ओर बढ़ते हैं। अगर ब्लाइंडिंग एक ढाल है जो दौड़ के दौरान बेईमानी रोकती है, तो रैंडमाइजेशन ये सुनिश्चित करता है कि दौड़ की शुरुआत ही पूरी तरह से निष्पक्ष हो। ये एक ऐसा सॉर्टर है जो बिना किसी भेदभाव के सभी प्रतिभागियों को ग्रुप्स में बांटता है। रैंडमाइजेशन का मतलब है किसी भी मरीज को ट्रीटमेंट ग्रुप में पूरी तरह से संयोग या चांस के आधार पर डालना। जैसे सिक्का उछालकर ये तय करना कि कौन मरीज ग्रुप ए में जाएगा और कौन ग्रुप बी में। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये ग्रुप्स को हर तरह से एक जैसा बना देता है, न सिर्फ उन चीज़ों में जिन्हें हम जानते हैं जैसे उम्र या लिंग, बल्कि उन अनगिनत अज्ञात फैक्टर्स में भी जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। जब दोनों ग्रुप्स हर तरह से एक जैसे होते हैं तो ट्रायल के अंत में अगर हमें कोई अंतर दिखता है तो हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि ये अंतर सिर्फ और सिर्फ हमारी दवा की वजह से है, किसी और कारण से नहीं। रैंडमाइजेशन करने के भी कई तरीके हैं जो ज़रूरत के हिसाब से चुने जाते हैं। सबसे पहला है सिंपल रैंडमाइजेशन, जो हर मरीज के लिए बस एक सिक्का उछालने जैसा है। ये बहुत आसान है। दूसरा है ब्लॉक्ड रैंडमाइजेशन। इसमें हम छोटे छोटे ब्लॉक्स में काम करते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हर समय दोनों ग्रुप्स में मरीजों की संख्या लगभग बराबर रहे। और तीसरा जो सबसे एडवांस है वो है स्ट्रैटिफाइड रैंडमाइजेशन। इसमें हम पहले मरीजों को कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के आधार पर ग्रुप्स में बांटते हैं, जैसे कि उनकी बीमारी कितनी गंभीर है। फिर हर ग्रुप के अंदर अलग से रैंडमाइजेशन करते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि दोनों ट्रीटमेंट ग्रुप्स में गंभीर और कम गंभीर मरीजों का संतुलन बना रहे। अब सिद्धांत में तो ब्लाइंडिंग और रैंडमाइजेशन एकदम सही लगते हैं, लेकिन असल दुनिया में जहां चीजें इतनी साफ सुथरी नहीं होती हैं, इन बेहतरीन योजनाओं को भी कई तरह की चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आइए अब उन वास्तविक दुनिया की चुनौतियों पर एक नज़र डालते हैं। ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है। आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए ट्रायल की अखंडता को, उसकी विश्वसनीयता को खतरे में डाल सकती हैं? ये चुनौतियां कई तरह की हो सकती हैं, लॉजिस्टिकल से लेकर नैतिक तक। चलिए कुछ प्रमुख चुनौतियों पर बात करते हैं। सबसे पहली और आम चुनौती है ब्लाइंडिंग का टूटना। कई बार दवा के साइड इफ़ेक्ट्स इतने स्पष्ट होते हैं कि मरीज और डॉक्टर दोनों अंदाज़ा लगा लेते हैं कि असली दवा किसे मिल रही है। दूसरी बड़ी चुनौती है परिचालन जटिलता। एक बड़े ग्लोबल ट्रायल में हज़ारों दवाइयों की शीशियों को सही मरीज तक सही समय पर पहुंचाना और इसका रिकॉर्ड रखना एक बहुत बड़ा काम है। इसके अलावा नियामक निरीक्षण भी एक चुनौती है। हर कदम FDA या दूसरी रेगुलेटरी संस्थाओं के कड़े नियमों के तहत होना चाहिए। और अंत में सांख्यिकीय बारीकियां भी हैं। जिस तरह का रैंडमाइजेशन डिज़ाइन इस्तेमाल किया गया है, नतीजों का विश्लेषण भी उसी के अनुसार होना चाहिए, जिसमें ज़रा सी भी चूक पूरे नतीजों को गलत साबित कर सकती है। तो इन सभी पहलुओं को समझने के बाद अब हम अपने अंतिम फैसले पर आते हैं। आखिर ये सब मिलकर एक भरोसेमंद वैज्ञानिक सच का निर्माण कैसे करते हैं? इसका जवाब इन दोनों स्तंभों के एक साथ काम करने में छिपा है। तो इसका सार क्या है? इसे ऐसे समझिए, रैंडमाइजेशन ये सुनिश्चित करता है कि दौड़ की शुरुआत में सभी धावक एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हों ताकि मुकाबला निष्पक्ष हो। वहीं ब्लाइंडिंग ये सुनिश्चित करती है कि दौड़ के दौरान कोई भी धावक शॉर्टकट न ले या कोई बाहरी मदद न ले, जिससे दौड़ का नतीजा निष्पक्ष बना रहे। एक के बिना दूसरा अधूरा है। रैंडमाइजेशन एक निष्पक्ष शुरुआत देता है और ब्लाइंडिंग उस निष्पक्षता को अंत तक बनाए रखती है। और जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं तभी हमें ऐसे नतीजे मिलते हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। और अंत में इस एक विचार को हमेशा याद रखना चाहिए,
इन सभी जटिल प्रक्रियाओं का, इन सभी नियमों का अंतिम लक्ष्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि कोई दवा काम करती है या नहीं। असली लक्ष्य है एक ऐसा जवाब खोजना जिस पर हम, डॉक्टर और मरीज सभी पूरी तरह से बिना किसी शक के भरोसा कर सकें। क्योंकि चिकित्सा विज्ञान में भरोसा ही सब कुछ है। थैंक यू टू जॉइनिंग अस। फार्मा रिसर्च, योर लर्निंग पार्टनर।